नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है टॉप 100 खबरों का। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार विरोध कर रहे किसान आज भूख हड़ताल पर हैं। दिल्ली के नाकों पर अलग अलग जगह आंदोलनकारी किसान आज सुबह 8 बजे से अनशन पर बैठे हैं, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कृषि कानून के खिलाफ अनशन के साथ साथ किसानों ने आज देश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। किसानों की मांग है कि वो बैठकों में खुद पीएम मोदी को सामने आना चाहिए, ताकि किसानों की समस्या सुनी जाए और सीधे कानूनों को रद्द किया जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल भी किसानों के समर्थन में आज उपवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने आप नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी उपवास रखने की अपील की है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल के उपवास को नाटक बताया। उन्होंने केजरीवाल को चुनौती दी है कि वो अपनी सरकार का कोई एक कार्य बताएं जो किसानों के हित में उनकी सरकार ने किया हो। कैप्टन ने आरोप लगाया कि पिछले 17 दिन से दिल्ली शहर के बाहर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों की मदद के लिए कुछ भी रचनात्मक करने की बजाय केजरीवाल और उनकी पार्टी राजनीति करने में व्यस्त है। टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। किसानों की संख्या बढ़ने के साथ ही सुरक्षा बल के जवानों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। टिकरी बॉर्डर पर फ्रंट लाइन ड्यूटी पर आरएएफ, उसके बाद आईटीबीपी और उसके बाद सीआरपीएफ की टुकड़ी लगाई गई है। साथ ही दिल्ली पुलिस को भी तैनात किया गया है। किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार जल्द ही एक तारीख तय कर किसान संघ के नेताओं को अगले दौर की वार्ता के लिए बुलाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि आपने पंजाब के चुनावों में एपीएमसी एक्ट में बदलाव की बात कही थी, लेकिन अब कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। किसान आंदोलन के बीच किसानों को कृषि कानून के फायदे गिनाने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसान सम्मेलन कर रही है। यह सम्मेलन आज से शुरू होकर 18 दिसंबर तक चलेगा। आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने कृषि कानून में कुछ सुधार सुझाते हुए कहा कि एमएसपी से कम दाम पर फसलों की खरीद को अवैध करार देना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सजा का प्रावधान होना चाहिए। एसडीएम का कहना है कि सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि निजी कंपनियों को भी फसलों को एमएसपी से कम रेट पर फसलों की खरीद पर रोक लगा देनी चाहिए। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़ का मामला सामने आया। मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़े हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी ने कहा कि आप घटिया राजनीति पर उतर आई है। धरने पर बैठी महिला पार्षदों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी लगवा दिए, जबकि सीएम हाउस के बाहर पहले से ही बहुत कैमरे लगे हैं। दिल्ली बीजेपी ने आरोप लगाया कि किसी भी महिला की निजता पर हमला है। आपका महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हो चुका है। आप विधायक राहुल चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों पर की गई कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि अमित शाह खुद एमसीडी में हुए 2500 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। बिहार में बीजेपी की सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक रैली के दौरान बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नेशनल पैंथर्स पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पैंथर्स पार्टी गुपकार गैंग की बी टीम है। सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना संक्रमित पाए गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ममता ने ट्वीट कर कहा कि वो जल्द ही ठीक और स्वस्थ हो। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। पूर्व सीएम ने ट्वीट कर कोरोना से संक्रमित होने की जानकारी दी है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज को रोहतक के पीजीआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनिल विज में एडवांस कोरोना के लक्षण देखे गए, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। सीएम योगी ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो जब भी किसानों से मिले तो उनका संबोधन राम राम होना चाहिए। वहीं दुराचारियों और अपराधियों की राम नाम सत्य की यात्रा निकलनी चाहिए। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की नजर अब राजस्थान में सियासी जमीन तलाशने की है। ओवैसी ने भारतीय ट्राइबल पार्टी को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा है।
राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 620 वार्डों में जीत दर्ज की है, जबकि निर्दलीय के खाते में 595 वार्ड आए हैं। वहीं बीजेपी को 548 वार्डों के साथ तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकवादियों सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया, जबकि उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंत्री पंडित आशीष वत्स और उनके 100 से ज्यादा समर्थकों पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस में एफआईआर दर्ज की है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 98,84,100 हो गई है, जबकि अब तक कुल 1,43,355 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,071 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इस दौरान 336 लोगों की मौत हुई है। आईआईटी मद्रास कैंपस में 71 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद लैब, लाइब्रेरी और कई विभागों को बंद कर दिया गया है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत अगले साल जनवरी से हो सकती है और अक्टूबर तक सभी देशवासियों को वैक्सीन की खुराक मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का कहना है कि उनकी कंपनी को इस महीने के अंत तक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। साल 2020 का आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है। ये ग्रहण शाम 7:03 से रात 12:23 तक लगेगा। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है, तो मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों के तापमान में गिरावट आई है। मनाली में तापमान 0 से नीचे रिकॉर्ड किया गया। लाहौल स्पीति का कीलांग सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0 के नीचे 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में मध्य एवं पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज कोहरे से कुछ राहत रहने के बाद अगले 2 दिन में मध्य से काफी घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी बारिश से तापमान में गिरावट आई है। राज्य की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि इलाहाबाद में यह 15.4 डिग्री रहा। वहीं दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी से प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार हुआ है। सीपीसीबी के अनुसार रविवार को राजधानी का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 रहा। फेस्टचेन कंपनी ने भारत के पहले ब्लॉकचेन पावर्ड स्मार्टफोन की घोषणा की है। कंपनी ने इनब्लॉक नाम से 2 पावर्ड स्मार्टफोन जल्द लॉन्च करेगी। पानीपत में शादी के 8 माह बाद विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। हमजापुर के रहने वाले डॉक्टर संजय कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। डॉक्टर का शव गांव में पहुंचते ही मातम पसर गया। पानीपत लघु सचिवालय के अंदर बने सरल केंद्र में आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। टोकन वालों का पूरे दिन नंबर नहीं आता। लूड़ी नदी के पास अतिक्रमण हटाने का तीसरा चरण शुरू हुआ है। 4 शमशान घाट और 2 बड़ी गौशालाओं को ध्वस्त कर दिया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कैंची धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और कहा कि राज्य की बदहाली के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। मुंगेली में धान की सुरक्षा और उसके अठाव को लेकर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि 1 तारीख से खरीदी शुरू होने के बाद लगातार खरीदी केंद्रों में धान बफर लिमिट से ज्यादा हो गया है। साहिबगंज में डीसी के निर्देश पर जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने अवैध पत्थर खदानों के अड्डे पर छापेमारी की और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बागपत पुलिस ने गैंगस्टर की 8,70,000 रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है। आरोपी पिछले काफी समय से फरार चल रहा था। कोसली में चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान से लगभग 2.5 लाख के सामान की चोरी कर ली है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। हररिया स्थित एकांश अस्पताल को प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया। अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप है। प्रयागराज के सोराम में दोहरा हत्याकांड सामने आया। अज्ञात हमलावरों ने मां और बेटे को मौत के घाट उतार दिया।
पीलीभीत के किसानों ने दिल्ली के किसानों के समर्थन में कूच किया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें पूरनपुर, गजरौला सहित तमाम जगहों पर रोका। संभल में शादी समारोह से अवैध असलाह से फायरिंग करते हुए 3 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। सिद्धार्थनगर में पिकअप पलटने से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंच गई। बादलपुर में सोशल मीडिया पर नवदंपति अपने बालिग होने के साथ अपनी शादी के सबूत दिखाती हुई योगी सरकार से मदद की गुहार लगा रही है, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कन्नौज के गांव के खेत में वर्कशॉप मालिक का शव मिला। धारदार हथियार से हमला कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक के चाचा ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। बस्ती में अलग अलग थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जोधपुर में वीआईपी नंबर सिम उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को झांसे में लेकर रकम हड़पता था। पाली में अचानक ब्रेक फेल हो जाने से रोडवेज बस पलट गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। गदरपुर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला फूंका। डोईवाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सूर्य भूषण नेगी ने कहा कि डीआईजी के दिशा निर्देश पर ही सभी सुनसान जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निगरानी रखी जाएगी। जालंधर में फैक्ट्री चलाने वाले 2 भाइयों के बीच फैक्ट्री चलाने को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई की तरफ गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हरिद्वार के सुभाष नगर में रोड पर जल भराव से लोग परेशान हैं। सुभाष नगर में कई ऐसी गलियां हैं जहां पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने पार्क का जायजा लिया। मंत्री ने पार्क में साफ सफाई और पानी की व्यवस्था का आदेश दिया है। जमशेदपुर में तेल टैंकर और बस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का आगमन को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता बजरंगी प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिए। बलौदाबाजार में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर बस स्टैंड पर नगर पंचायत अधिकारी के ट्रांसफर करने की मांग करते हुए सीएमओ का पुतला दहन किया। हरियाणा सरकार ने 14 दिसंबर से स्कूल में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को लगाने की अनुमति दी है, लेकिन इस फैसले से नाखुश होकर स्कूल संचालक ने कहा कि स्कूल में मात्र 3 घंटे में बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। पीलीभीत में पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर जमकर लाठी बरसाई और वीडियो बना रहे पत्रकार को भी मारा। सेंसेक्स 185 अंकों की तेजी के साथ 46,284 पर खुला, जबकि निफ्टी 58 अंकों की तेजी के साथ 13,571.45 पर खुला। पीपीएसी के मुताबिक इस साल नवंबर में फ्यूल की डिमांड में 5% तक कमी आई है, लेकिन वहीं रसोई गैस में 3.5% और पेट्रोल में 5.2% की मांग बढ़ी है। नितिन गडकरी ने कहा कि देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को 30% तक बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा, जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि आरटीजीएस अब 24/7 उपलब्ध रहेगा, जिससे ट्रांजैक्शन में आसानी होगी। बता दें कि रात 12:30 बजे से ये सुविधा शुरू होने जा रही है। बर्गर किंग के शेयर को 92% प्रीमियम पर लिस्ट किया गया है, यानी निवेशकों को हर शेयर पर 55 रुपए का मुनाफा मिलेगा। एसबीआई ने मई में वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों के लिए एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम का शुरुआत की है। इसकी समय सीमा पहले 31 दिसंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट की तैयारी के सिलसिले में आज शीर्ष उद्योगपतियों से चर्चा करेंगी। हुंडई इंडिया ने देश भर में अपने कस्टमर के लिए 10 दिन का कार सर्विस कैंप शुरू किया है, जिसे कंपनी ने स्मार्ट केयर क्लिनिक का नाम दिया है। केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। ये स्टॉक लिमिट होलसेल और रिटेल दोनों प्रकार के कारोबारियों पर 31 दिसंबर तक लागू रहेगी।
गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या दूसरे वेब ब्राउजर पर मैलवेयर आया है। अगस्त तक डेली 30,000 डिवाइसेस पर अटैक किया गया। अमेरिका में आज से इमरजेंसी स्थितियों में मरीजों की कोरोना की वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। देश में आम लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 1.87 लाख नए कोरोना केस सामने आए और 1,379 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7.21 करोड़ से अधिक हो गया। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या 16 लाख के पार पहुंच गई है। कनाडा में फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। टीके देश भर में 14 वितरण साइटों पर ले जाए गए हैं, जहां से लोगों को मिलेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए साल 2030 तक के लिए घोषित कार्यों से ज्यादा करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सौर ऊर्जा को लेकर भारत के प्रयासों की प्रशंसा की और चेताया कि जलवायु परिवर्तन कोरोना से बड़ी आपदा है। ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को अस्थायी तौर पर बैन कर दिया है। इसके साथ ही ट्विटर ने ट्रंप के चुनाव से संबंधित ट्वीट को रीट्वीट करने वाले यूजर्स पर भी रोक लगा दी है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में विस्फोट हो गया। करीब 25 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सऊदी अरब का कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान ने चीन से $1.5 बिलियन का कर्ज लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन ने $740 करोड़ के अमेरिकी रक्षा बिल का सबसे बड़ा विजेता होगा। इस पर वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा। एक्टर सोनू सूद बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना बना रहे हैं। बेरोजगारी को देखते हुए सोनू ने जरूरतमंदों को ई रिक्शा मुहैया कराने की योजना बनाई है। अभिनेता शेखर सुमन ने सुशांत मामले में डिजिटल विरोध दर्ज कराने की मांग की है और कहा कि हमें एकजुट आवाज उठानी चाहिए। लकी अली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लकी अपना गाना ओ सनम गाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद पर बायोपिक बनेगी, जिसका निर्देशन फिल्म निर्माता आनंद एल राय करेंगे। कैटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर की हॉरर फिल्म फोन बूथ की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस फिल्म को 2021 में रिलीज किया जाएगा। बीसीसीआई ने अपने घरेलू सत्र की शुरुआत सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट से करेगा, जिसे मैच के 10 से 31 जनवरी के बीच 6 राज्यों में खेला जाएगा। सुरेश रैना घरेलू सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं। वह मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। रैना ने नेट्स प्रैक्टिस की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। कुलदीप यादव का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले डे नाइट टेस्ट क्रिकेट मैच में उन्हें प्लेइंग 11 में रखना गलत फैसला नहीं होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान बाबर आजम को चोट की वजह से सीरीज से बाहर होना पड़ा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।